Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection with Focus 18. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. This series contains previous years questions, तो please वीडियो को जरूर देखें और पूरा लास्ट तक देखें because बहुत सारे important questions और facts आप लोग को देखने को मिलेगा इस वीडियो में. Let us see the first question of this video. She dwells with beauty, beauty that must die. Who said this line in his poem? ये सेंटेंस से पोएम से लिया गया है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो एबो सेंटेंस है इसको किसने कहा है अपने पोएम में, तो दैट इज जॉन किट्स ने. तो याद रखेंगे सेंटेंस क्या है, शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई. तो दिस इज सेंटेंस ऑफ जॉन किट्स. Ode on Melancholy is one of the 5 odes composed by Keats in the spring of 1819. The above line is from this ode. तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो एबो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, जॉन किट्स के जो फेमस 5 ओड्स हैं उसमें से एक है ओड ऑन मिलंकली, वहीं से लिया है जिसको जॉन किट्स ने 1819 के स्प्रिंग में क्या किया था, कंपोज किया था. और 1820 में ये सारे ओड्स जो थे वो पब्लिश्ड हुए थे अदर पोएम के साथ, जिसमें लामिया, इसाबेला, सेंट ईव ऑफ एग्नेस, ये सारे पोएम के साथ ये सभी 5 ओड्स पब्लिश्ड हुए थे. तो याद रखेंगे ये सेंटेंस, शी ड्वेल्स विथ ब्यूटी, ब्यूटी मस्ट डाई. तो दिस इज जॉन किट्स और किस पोएम से लिया गया है, ओड ऑन मेलंकली से. क्वेश्चन नंबर 2. The main features of Ode on Grecian Urn is the tone and thematic elements of the classical ode. तो यहाँ पे क्वेश्चन है Ode on Grecian Urn से रिलेटेड कि जो Ode on Grecian Urn है उसका जो मेन फीचर क्या है. तो मेन फीचर है कि इसका जो टोन और थीमेटिक एलिमेंट्स है वो क्लासिकल ओड से लिया गया है या फिर वो क्लासिकल ओड पे बेस्ड है इसका टोन और थीमेटिक एलिमेंट्स. इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टीरियस पोएम विद अ डिसआर्मिंगली सिंपल सेटअप एंड अनडिफाइंड स्पेक. लुक एट अ ग्रेशियन अर्न. देखिए ये जो ग्रेशियन अर्न है बहुत ही खूबसूरत पोएम है जॉन किट्स का, जो कि सिंपल और मिस्टीरियस पोएम है, क्योंकि इस पोएम में जॉन किट्स क्या प्रेजेंट करते हैं, जो रस्टिक और रूरल लाइफ के इमेज है एशियंट ग्रीस में उसको वो प्रेजेंट करते हैं. और जो अर्न है, ग्रेशियन अर्न है, उसमें जो रूरल और रस्टिक लाइफ है उसको बहुत अच्छे से क्या किया गया, डिपिक्ट किया गया है, प्रेजेंट किया गया है. तो जॉन किट्स कहते हैं कि कितना खूबसूरत ये सारे पिक्चर है उस अर्न में, और ये सभी पिक्चर क्या हो गए, इमोर्टल हो गए, बिकॉज आज के डेट में भी ये पिक्चर जैसे दिख रहे हैं वैसे ही सालों बाद भी वो पिक्चर ऐसे एज इट इज दिखेंगे. तो इस तरह से किड्स क्या बोलते हैं, ये सारे चीजें जो भी जो पिक्चर्स वगैरह जो भी इमेजेस हैं रस्टिक और रूरल लाइफ का, इसमें बनाने वाले ने क्या कर दिया, उसे इमोर्टल कर दिया है, जो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा उस पिक्चर में दिखाया गया है, वो कभी चेंज नहीं होगा. थर्ड है, which famous romantic poet contains the line beauty is truth, truth beauty. तो यहाँ पे वो कौन सा फेमस रोमांटिक पोएम है जिसमें लाइन देखने को मिलेगा आपको, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. तो इट्स ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न. ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न से ये लाइन लिया गया है, और इस पोएम के सभी लाइंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Ode on Grecian Urn examines the close relationship between art, beauty, and truth. For the speaker, it is through beauty that humankind comes closest to truth, and through art that human beings can attain this beauty. Ode on Grecian Urn में क्या दिया गया है, आर्ट, ब्यूटी और ट्रूथ के बीच जो क्लोज रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट किया गया है. स्पीकर इस पोएम में क्या बताने की कोशिश करता है कि ह्यूमन काइंड जो है ब्यूटी के माध्यम से वो ट्रूथ के करीब पहुंचते हैं, और ये आर्ट है जो जिसके माध्यम से ह्यूमन काइंड ब्यूटी को अचीव करते हैं. तो याद रखेंगे ब्यूटी को
बिहोल्ड करके जो ह्यूमन काइंड कहाँ पहुंचते हैं, ट्रूथ के करीब पहुंचते हैं और आर्ट के माध्यम से उस ब्यूटी तक को पहुंचा जाता है। तो ऐसा जॉन किट्स का मानना है अपनी पोएम ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न में। तो याद रखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है और क्या क्या चीज है इस पोएम से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सो डोंट मिस दिस फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इमेज दैट किट्स recreates in his Ode on a Grecian urn is not Sylvan। देखिए यहाँ पे किट्स ने क्या किया है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न में सिल्वान जो है इस टर्म का यूज किया है। तो ये कहते हैं कि वो कौन सा इमेज जो है वो रिक्रिएट करते हैं किट्स और वो सिल्वान से रिलेटेड नहीं है, तो दैट इज द अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये जो इमेज इन्होंने रिक्रिएट किया है जॉन किट्स ने, द अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड कहा है। दिस जो इमेज है ये सिल्वान को बिलोंग नहीं करता है। द पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स ऑफ 1819। एक्चुअली जो पोएम है ओड है ग्रेसियन अर्न पर किट्स का, ये पहले एनोनिमसली ये क्या होता है, पब्लिश्ड होता है एक मैगजीन में। उस मैगजीन का नाम है एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स और कब, 1819 में। फिर लेटर ऑन ये जो पोएम है 1820 में क्या होता है, पब्लिश्ड होता है लामिया इसाबेला सेंट ऑफ एग्नीस करके जो है, ईव ऑफ सेंट एग्नीस, और दूसरे जो पोएम्स है उनके साथ ये ओड्स जो है किड्स के पब्लिश्ड होते हैं। बट पहले ओड ऑन ग्रेसियन अर्न क्या होता है, 1819 में एनोनिमसली पब्लिश्ड होता है इस मैगजीन में। किस मैगजीन में, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में। Keats likens himself to the Greek god Eros, which made him feel immortal when guest of the Grecian urn। किड्स अपने आप को क्या फील करते हैं, अपने आप को इरोस गॉड की तरफ फील करते हैं जो कि ग्रीक गॉड है, क्योंकि ये जब ग्रेसियन अर्न को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि देयर एवरीथिंग इज इमोर्टल, तो वही वाली फीलिंग इनके अंदर आती है। दैट इज व्हाई ही थॉट हिमसेल्फ like a Greek god Eros। Now we will move to next question. Question number 5. Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweeter because they strike the chords of the spirit। तो ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ये स्टेटमेंट ये भी लिया गया सेंटेंस, अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर बिकॉज। ऐसा क्यों किड्स कहते हैं कि जो मेलोडीज यानी कि जो म्यूजिक नहीं सुने गए हैं वो स्वीटर है। क्यों वो स्वीटर है और जो सुना गया वो स्वीट है और जो नहीं सुना गया वो उससे भी ज्यादा स्वीटर है, क्योंकि दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। वो हमारे स्पिरिट को स्ट्राइक करते हैं। मीन्स जो चीज हमने नहीं सुनी है उसे अगर हम इमेजिन करें तो दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू अस। Ode on a Grecian urn is a 5 stanzas poem published in 1820 in the collection Lamia Isabella, the Eve of Saint Agnes and Other Poems। तो देखिए 1819 में ये पब्लिश हुआ था द एनल ऑफ फाइन आर्ट्स में एनोनिमसली, लेकिन लेटर ऑन 1820 में ये पब्लिश होता है अदर कलेक्शन के साथ, लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्निस और अदर पोएम करके ये जो कलेक्शन आता है 1820 में, उसी में ये जो ओड है किड्स का ये भी पब्लिश्ड होता है। Question number 6. The bold lover in Ode on a Grecian urn need not grieve because his love and her beauty become eternal। Here is a question। जो Ode on Grecian urn है उसमें इमेज है बोल्ड लवर का और उसमें कहा गया कि उससे ग्रीव नहीं करना होगा, दुखी नहीं होना होगा, बिकॉज हिज लव एंड हर ब्यूटी बिकम इटर्नल। क्योंकि जो वो बोल्ड लवर होगा उसका जो लव होगा वो दैट इज इटर्नल होगा, वो कभी एंड नहीं होगा, और साथ में जो उसकी लेडी लव है उसकी ब्यूटी भी कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज उनकी लव और ब्यूटी को क्या कर दिया गया है, अर्न में इटर्नल कर दिया गया है, इमोर्टल कर दिया गया है, और वो हमेशा वैसा ही दिखेगा, कभी ओल्ड नहीं होगा और नहीं कभी वो डिस्ट्रॉय होगा और नहीं कभी वो किसी के द्वारा क्या किया जाएगा, उससे ब्लेम किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में
इनको क्या कर दिया, इमोर्टलाइज कर दिया गया है। और बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इमोर्टलिटी किड्स वॉज टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस अर्न, और इतना अट्रैक्ट हो गए थे कि उन्होंने ये ओड लिख दिया है इस ग्रेशियन अर्न पर। Question number 7. The term negative capability is associated with John Keats. तो देखिए ये जो टर्म है निगेटिव कैपेबिलिटी, ये जॉन किट्स से एसोसिएटेड है और बहुत ही फेमस ये फ्रेज है, सबको पता है कि ये जॉन किट्स से ही रिलेटेड है। इसको इन्होंने, इस टर्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने लेटर में, उस लेटर में जिस लेटर को इन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज और टॉमस को राइट किया था, कब, 21 दिसंबर 1817 को। और उसी लेटर में जॉन किट्स ने ये निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को कॉइन किया। इस लेटर को लेकर लेटर ऑन टी.एस. एलियट भी लिखते हैं और इसकी तारीफ भी करते हैं। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि निगेटिव कैपेबिलिटी में जो ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, वो जो कुछ भी राइट करते हैं वो खुद को उस अपने वर्क से क्या कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं। इतना डिटेच कर लेते हैं कि उनका पर्सनल जो लाइफ होता है या पर्सनल जो इमोशन होता है उसका कोई उनके वर्क पे असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं होता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल शेक्सपियर है, क्योंकि जॉन किट्स भी मानते हैं कि जो शेक्सपियर है उनके अंदर निगेटिव कैपेबिलिटी की जो क्वालिटी है वो अच्छे से उनके अंदर था। इसी वजह से जितने भी शेक्सपियर के प्लेस वगैरह देखेंगे आप, उसमें उनकी पर्सनल जो ओपिनियन है वो इंटरप्ट नहीं करते हैं इनके प्लेस को, इनके कैरेक्टर्स के रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क इज रिटन बाय पीबी शेली ऑन जॉन किट्स। तो पीबी शेली जो कि जॉन किट्स के कंटेम्प्रेरी थे, इन्होंने जॉन किट्स के डेथ पर बहुत ही खूबसूरत सा वर्क लिखा है, दैट इज एडोनिस। तो एडोनिस इन्होंने लिखा है, पीबी शेली ने। एडोनिस क्या है, दिस इज पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किट्स। ये एक पेस्टोरल एलिजी है किट्स के डेथ पर, जिसको शेली ने 1820 में किट्स के डेथ के बाद लिखा था, जिसमें टोटल 55 स्पेंसरियन स्टेंजा है। स्पेंसरियन स्टेंजा का मतलब है कि 9 लाइन स्टेंजा। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक पेस्टोरल एलिजी, और ये ग्रीक पेस्टोरल एलिजी पर बेस्ड है एडोनिस। तो याद रखेंगे पीबी शेली का वर्क है जॉन किट्स के डेथ पर। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज रिटन द फॉलोइंग लाइंस, वाज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इज दैट म्यूजिक टू आई वेक और स्लीप। तो ये जो लाइन से किसने इसको कोट किया है, तो जॉन किट्स ने लिखा है अपने पोएम में। और ये जो लाइन से कहाँ से लिए गए हैं, द एबो लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू अ नाइटिंगेल। तो ओड टू नाइटिंगेल जॉन किट्स का वन ऑफ द फेमस वर्क है, और इसी से इन्होंने ये लाइन लिया गया है इनके पोएम से। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, प्लेड इज दैट म्यूजिक टू आई वेक और स्लीप। तो जॉन किट्स का पोएम ओड टू नाइटिंगेल है, जहाँ से ये लाइन बोरो किया गया है। The last question of this video, the letters of which English poet have been described by T.S. Eliot as certainly the most notable and most important ever written by any English poet. It's John Keats. जॉन किट्स ने जो अपने लेटर लिखे थे जिसमें निगेटिव कैपेबिलिटी की बात कही थी, जॉन किट्स ने अपने जो ब्रदर्स हैं जॉर्ज और टॉमस को लिखा था, उन्हीं लेटर की तारीफ करते हुए टी.एस. एलियट कहते हैं कि ये सर्टेनली बहुत ही नोटेबल और इम्पोर्टेंट लेटर है जब किसी इंग्लिश पोएट ने कभी लिखा हो। यानी कि आज तक जो भी, मतलब इन जो टी.एस. एलियट का मानना है कि जो भी लेटर्स लिखे गए हैं इंग्लिश पोएट के द्वारा, उसमें जॉन किट्स के जो लेटर्स थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नोटेबल है। किट्स लेटर्स और एडमायर्ड ऑलमोस्ट एज मच एज हिज पोएट्री। तो किट्स के लेटर्स को उतना ही एडमायर, जो एडमिरेशन है वो मिलता है जितना उनके पोएट्री को। और साथ में टी.एस. एलियट भी इस चीज को मानते हैं और डिस्क्राइब भी किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, उसी की ये सीरीज है, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, जरूर देखें और लास्ट तक देखें क्योंकि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।